आज दिनेश सर हैं हमारे स्पीकर। उनका टॉपिक है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। ये उनका जो एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पिछले 40 साल का है और वो पिछले 15 साल से इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कशॉप्स ले रहे हैं। तो ऑलरेडी हम पिछले 1 महीने से उनकी ये स्किल को एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, तो आज उनका इस टैलेंट से हम बेनिफिट उठाते हैं। सो श्री दिनेश कालिया जी, सर आई वेलकम यू। Thank you. Effective public speaking. रिसर्च ये कहती है कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा डर है वो पब्लिक स्पीकिंग है। पब्लिक स्पीकिंग का ऐसा क्यों? ये हर आदमी इस चीज को, जो कभी पहले स्टेज में नहीं गया, लोगों के बीच में नहीं गया, वो जानना चाहता है, पर कहीं ना कहीं अंदर अपने कॉम्प्लेक्स का शिकार होके वहीं रुक जाता है। हमारी परसेप्शंस लोगों के प्रति, सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति हमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ओर धकेलती है और रिजल्ट ये होता है वो एक अजीब तरीके का फियर बन के सबके सामने आ जाता है। हम लोग लोगों में रहते हैं, समाज में रहते हैं, और पब्लिक स्पीकिंग हमारी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले बात की कि दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। वी कैन नॉट लिव विदाउट पीपल एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट कम्युनिकेटिंग विद द पीपल। हम संवाद किए बिना लोगों के बीच में नहीं जा सकते, और अगर संवाद हमारा प्रभावशाली नहीं है, if it is not effective, then there is no meaning of that communication. That's why public speaking, we are always with it, but how to be an effective public speaker, let us discuss on this. Effective public speaking means to present yourself effectively that leaves impact on the audience, जो प्रभाव छोड़े समाज के ऊपर और हम अपनी बात को लोगों तक सही प्रकार से पहुंचाएं। That is called effective public speaking. 3 P's are very important in public speaking. These are the basic roots of the public speaking. इन 3 P's को अगर हम अपनाते हैं तो ये जो हमारे परसेप्शंस बने हुए हैं, जो बिला वजह के हमारे अंदर एक डर से बैठे हुए हैं, कई लोग, बच्चे जो हैं प्रेजेंटेशंस नहीं दे पाते, स्कूल में अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो अपनी बेंच पे भी खड़े होकर आंसर नहीं दे पाते। वो सिर्फ हमारा लैगिंग है। अगर हम अपनी लैगिंग्स को इंप्रूव कर लें तो वो फियर जो है वो खत्म हो जाएगा। These 3 P's are preparation, practice और प्रेजेंस। इतिहास गवाह है, जितने भी बड़े आज तक स्पीकर्स हुए हैं, बड़े बड़े ओरेटर्स हुए हैं, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में या कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट अवश्य दिया है कि मैं बिना तैयारी के कभी कुछ नहीं बोलता। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का एग्जाम्पल लेना चाहता हूं। वो स्पष्ट कई बार कह चुके थे, बहुत ही शानदार वक्ता के रूप में हम उनको जानते हैं।
उन्होंने भी ये कई बार कहा कि मैं, अगर मुझे ज्यादा समय नहीं मिलता तैयारी का, तो मैं चिंतन या मनन जरूर कर लेता हूं जो स्पीच मुझे देनी होती है। तैयारी एक ऐसा है कि जैसे कोई भी योद्धा जैसे वॉर के लिए जाता है तो वो तैयारी करके जाता है। पब्लिक स्पीकिंग भी यही है, क्योंकि हमारा सब कुछ लोगों के साथ है। अगर हम बिना सोचे समझे बोलेंगे, बिना तैयारी के बोलेंगे, तो हम फेलियर हो जाएंगे और हमें फिर एक अपने अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। सेकंड इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा फ्रंट है where it is very difficult to say that somebody is 100% perfect in this particular segment. Nobody is perfect in public speaking. There is always a chance of improvement in public speaking because there are different types of platform and different types of occasions where we are गिविंग आवर एड्रेस। तो फिर डर किस बात का, जब इसमें हमेशा ही गुंजाइश है अपने आप को इंप्रूव करने की, तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, और इस भय को खत्म करें और अपनी तैयारी करें और प्रैक्टिस करें ताकि हम एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकें। एंड थर्ड फैक्टर इज presence. Presence means your awareness with yourself. Are you presentable? Are you in a condition of presenting yourself to audience? And awareness of your presence where you are going to speak. So 3 P's, these 3 P's are very, very important factors in public speaking. हाउ टू प्रिपेयर दैट? प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस तो हमें बात समझ में आती है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, प्रेजेंस के ऊपर भी बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द प्रिपरेशन। अगेन देयर इज ए फॉर्मूला स्पेसिफिक फॉर प्रिपरेशन। एम, असेंबल, अरेंज, एसिमुलेट। क्या होता है ये? व्हाट इज एम? आप किनके लिए बोलने जा रहे हैं? हु आर योर ऑडियंस? सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज माई एम, वेयर आई एम गोइंग टू एड्रेस, हु आर माई ऑडियंस। क्या वो एक कम्युनिटी है? क्या वो स्टेक होल्डर्स हैं? Are you are going to speak with your seniors, or you are going to give a presentation to your seniors, or you are going to address your friend on a particular issue, or you are going to motivate your juniors, or you are discussing with something very important with your family members or with your relatives. Everywhere scenario, situation will be different. Everywhere your role will be different. Your way of addressing to the audience will be different. हर जगह आपका जो बात करने का तरीका होगा वो अलग होगा. That is effectiveness. हर जगह you cannot speak in a same tone, in a same pace, in a same pitch everywhere. No. Everywhere this is different, and this you have to study. Second point is assemble. Where you are going, why people are assembled there? Is it any occasion? क्या कोई वो ceremonial function है? Is it a public platform?
or you are speaking in professional group, you are giving some professional presentation. किस प्रकार के लोग उस असेंबली प्लेस पे हैं? हाउ इज दैट असेंबली प्लेस? पूरे चारों तरफ के वातावरण को समझना, और अगर आप उसके लिए पहले से अवेयर हैं तो आपको वो अपनी तैयारी करने में बहुत सहायक होता है। पर कई बार ये होता है कि हम वी आर अवेयर ना, वी आर नॉट अवेयर, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे जब जनरली हमें अचानक उठ के बोलना होता है। बट नॉर्मली व्हेन वी आर गोइंग फॉर एनी एड्रेस, व्हेन वी आर गोइंग फॉर पब्लिक स्पीकिंग, व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग इट इफेक्टिव, then we are knowing it that where we are going, and when we are knowing it we can understand where we are going and we can prepare accordingly. This is very important point जो बहुत लोग इस पब्लिक स्पीकिंग के फ्रंट पे इसको इग्नोर करते हैं। अरेंजमेंट, अच्छे पब्लिक स्पीकर, when you are knowing it on such a date at such time you have to give an address. यहाँ आज आप अपने ऑफिस में आपकी एक मीटिंग है, वो इतने बजे शुरू होगी, अच्छा स्पीकर जो होगा वहां पे 10-15 मिनट पहले पहुंचेगा। It is always advisable to reach at the venue beforehand. Go there, check all the arrangements. ये कहा जाता है get yourself acclimatized with the situations. पोडियम पे खड़े होइए, माइक काम कर रहा है नहीं कर रहा, विस्पर कीजिए माइक पे, आपकी आवाज कहां तक जा रही है, इको तो नहीं आ रही, आपका कॉलर माइक कहां होगा, ऑडियंस कहां पे होंगे, आप कहां पर बैठे होंगे, आपके दर्शक दीर्घा में होंगे, लोगों के बीच में होंगे, स्टेज पे होंगे, कैसे आप वहां से उठकर आएंगे, कैसे चल के आएंगे, आपका लैपटॉप की क्या पोजीशन होगी, कहीं मेरा लैपटॉप बीच में खराब तो नहीं हो जाएगा, हाउ विल बी माई प्रोजेक्टर, लैपटॉप तो चल रहा, प्रोजेक्टर तो नहीं खराब हो गया, हाउ विल बी योर प्रेजेंटेशन, क्या प्रेजेंटेशन ठीक से विजिबल है, जो आप बात कहना जा रहे हैं वो ऑडियंस तक जा रही है कि नहीं जा रही है, वेयर विल बी कैमरा, हाउ विल बी द सीटिंग अरेंजमेंट. These are the various factors which normally every person ignores, and these are the most important factors to get acclimatized with the things और उनको ठीक रखना, ताकि अगर जब आप बोलने लगे, मोस्टली यही होता है कि जब बोलने लगता है उस समय कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाती है जिसकी वजह से जो पब्लिक स्पीकर है, जो स्पीच देने वाला है, वो डाइवर्ट हो जाता है उसका टेंशन, और वो भूल जाता है कि उसे क्या बोलना था, उसका फोकस डाइवर्ट हो जाता है, और वो उसके बाद जब ऑडियंस के बीच में अपने आप को एक अकेलापन उसे महसूस होता है और वो घबरा जाता है, चेहरे पे पसीने की बूंदें आ जाएंगी, और कोई एक छोटा सा रीजन होगा आपको डिस्टर्ब करने का, वो रीजन ना आए, इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपनी पूरी तैयारी करें. एंड नेक्स्ट इज एसिमिलेट. एसिमिलेट होना, एसिमिलेट भी उसी का ही हिस्सा है, और इसके लिए बेस्ट यही कहा जाता है कि मोस्टली, एंड आई वाज टेकिंग दिस, आई लर्न इट फ्रॉम माय सीनियर, उन्होंने बताया कि कैसे एसिमिलेशन करना है. आप जाइए पोडियम पे जाके, डायस पे जाके खड़े हो जाइए अकेले, जब कोई भी हॉल में ना हो, भले एक दिन पहले मौका मिले पहले चले जाइए और जाकर विजुलाइज कीजिए पूरा, यहाँ पे लोग बैठे होंगे, यहाँ पे चेयरपर्सन बैठा होगा, यहाँ से मैं आऊंगा, यहाँ मैं यहाँ से बोलूंगा, और फिर आंख बंद करके विजुलाइज कीजिए कि सारे दर्शक मुझे सुन रहे हैं, मेरी स्पीच पे क्लैपिंग कर रहे हैं. जिस एसिमिलेट को हिंदी में कहा जाता आत्मसात करना, अपने आप को, पूरे सिनेरियो को अपने अंदर विजुलाइज कर लेना, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन. सो दीज 4 A's आर very very important pillars in public speaking. होता क्या है तैयारी के समय कि हम जब प्रिपरेशन नहीं कर पाते तो हमें कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
when you are knowing it that you are going for public speaking, आप एक दिन पहले या थोड़े दिन पहले उसके लिए सोच सकते हैं कि पिछली बार जब मैंने अपनी स्पीच दी थी, मैं वहां पे गया था, तो मैंने उस स्पीच को किस तरीके से हैंडल किया था, क्यों मैं वहां नर्वस हो गया था, किस लिए मुझे परेशानियां आई थी, कैसे मैंने अपना ऑडियंस पे कंट्रोल खो दिया था। उन नेगेटिव पॉइंट्स को अगर आप 2 मिनट के लिए सोच लेते हैं तो आपको अंदर से एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा उन गलतियों को सुधारने का। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज दैट प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल गोइंग फॉर द पब्लिक स्पीकिंग। और कोई भी स्पीकर तब तक इफेक्टिव नहीं हो सकता जब तक उसमें जोश ना हो। जोश का लोग बहुत ही, एंथुसियाज्म का मीनिंग इट इज समटाइम्स टेकन वेरी रॉन्गली। इट डजंट मीन दैट यू स्टार्ट शाउटिंग। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है कि जोर जोर से हाथ मारना, जोर जोर से जोश से बोलना। नो, आप अपने एंथुसियाज्म को एक इंपैक्ट में बदलिए। योर स्पीच शुड बी इंपैक्टफुल। अगर उसमें इंपैक्ट नहीं है तो जोश नहीं पता चलेगा। आप परिवार के बीच में बात कर रहे हैं और उसमें अगर आप बैठ के कोई बात कर रहे हैं तो जोश तो वहां भी, पर आप वहां चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे तो वो नहीं होगा। अब किसी भी अच्छे न्यूज रीडर्स को देखिए। अब यू गो टू प्रैक्टिकली you take the prime slot of 9 p.m. and visit any channel. किसी भी चैनल पे जाइए आप, particularly I am talking about the 9 p.m. slot. 9 p.m. slot is reserved for the news reader and the best speaker of that channel is coming at 9 p.m. slot. अब देखिए उनकी आवाज में कितना एक एंथुसियाज्म होता है, पर उनमें से कभी भी कोई शाउट नहीं करता। नो स्पीकर यू गो टू एंड दे नेवर शाउट। कभी भी वो हाथ पैर नहीं मारते, बट देयर इज ए स्पेसिफिक एंथुसियाज्म इन देयर एड्रेस। और आई नो इट वेरी वेल, जितने भी 9 बजे के स्पीकर हैं ये सभी पूरी तैयारी के साथ आते हैं। जितनी भी इनको न्यूज होती है, क्योंकि देयर एवरी वर्ड हैज ए मीनिंग, उनके हर शब्द का एक इंपैक्ट होता है। उसके मुकाबले में यू विजिट एनी चैनल एट 7 PM और 5 PM, किसी भी चैनल पे देखिए, और जो 7 बजे या शाम के 5 बजे जो एंकर होता है, जो एड्रेस कर रहा होता है, यू सी हाउ शी और ही इज शाउटिंग। कैसे वो हाथ पैर मार रहा होता है, कैसे वो चिल्ला रहा होता है, कैसे उसकी पेस तेज हो रही होती है, कैसे उसके पिच ऊपर नीचे हो रही होती है। पर 9 बजे के स्लॉट में वो डिफरेंस, देयर इज ए बिग डिफरेंस इन 7 PM slot and the 9 PM slot. This is the role of effective speaker and this is the role of enthusiasm. प्रैक्टिस के लिए आप अगर इसका अभ्यास करना है तो एक बहुत अच्छा एक तरीका है जो शुरू में लर्नर्स के लिए कहा जाता है कि आप एक एनवलप लीजिए, उसके अंदर एक कोई भी टॉपिक लिख के, 2 लाइनें लिख के उस स्लिप में उसके अंदर डाल दीजिए। और 9 इस तरह से आप 10-20 एनवलप बना लीजिए। ये बहुत बड़ा अभ्यास है जो इन दिस पर्टिकुलर माई गुरु वाज डॉक्टर सुरेश मशरूवाला। शायद जो हमारे एक ग्रुप के एज ग्रुप के होंगे वो सुरेश मशरूवाला का नाम जानते होंगे। अभी उनकी उम्र 80+ होगी। ही इज ए रेडियो कमेंटेटर, ही वाज ए रेडियो कमेंटेटर फॉर क्रिकेट इन इंग्लिश। जब ये टीवी नहीं थे, जब क्रिकेट मैच की कमेंट्री होती थी तो ही वाज द पर्सन, आई एम सुरेश मशरूवाला गिविंग द कमेंट्री ऑफ दिस मैच। जसदेव सिंह हिंदी में होते थे, सुरेश मशरूवाला इंग्लिश में होते थे। ही इज एट प्रेजेंट एट अहमदाबाद। उन्होंने मुझे इस चीज का बहुत अभ्यास कराया था और उनका ये कहना है कि वो 10-20 जो चीजें हैं, जो लिफाफे हैं, उनको रेंडमली निकालिए रोज जब भी आप एकांत में बैठे और उसके अंदर उस स्लिप जो है उसको लीजिए
और बोलना शुरू कर दीजिए रैंडमली, और बोलने का आपका अभ्यास होगा, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है। दूसरी चीज, ये बहुत स्पीकर्स दूसरी चीज को भी फॉलो करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं होती। इवन तो न्यूज चैनल्स पे भी लोग लेके आते हैं कि अपने साथ एक इंपॉर्टेंट कार्ड कोई रखिए, कोई डाटाज हैं, कोई फिगर है, वो उसमें नोट कर लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है उन डाटाज को देखने का, या कोई स्पेशल वाक्य है, कोई एग्जिबिट है, कोई शब्द है जिसपे आप एम्फेसाइज करना चाहते हैं, टेक इट विद यू, टेक दैट कार्ड विद यू, वेरी स्मॉल कार्ड लाइक विजिटिंग कार्ड, और उस पर नोट करके रख लीजिए कि यस दिस इज द पॉइंट आई हैव टू एम्फेसाइज ड्यूरिंग माय स्पीच। तो ये दो तरीके भी हमें बहुत इसकी हेल्प करते हैं। नाउ जब हम बात करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल को, आज के युग में दिस इज एन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो वी कैन ऑब्जर्व द पब्लिक स्पीकिंग जो चीज है, ये हम चारों तरफ देखते रहते हैं कि कौन सा जो स्पीकर है वो बहुत इफेक्टिव है। हमें अपने आप समझ में लग जाएगा हु इज वेरी इफेक्टिव, जिसकी कम्युनिकेशन, जो अपनी बात कहना चाहता है वो बहुत क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट, जो शब्दों में जिसका मैसेज हमारे दिल को छुए, ही इज इफेक्टिव। तो हमारा जो मैसेज है, हमारे शब्द जो हैं, बहुत हाई फाई नहीं होने चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि बड़ी हाई फाई इंग्लिश बोलना ही इफेक्टिव है, बिल्कुल नहीं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, आप यूट्यूब में जाइए, टेड टॉक्स, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म वर्ल्ड में नहीं है बड़े बड़े स्पीकर्स को सुनने का। यू गो टू टेड टॉक्स एंड सी, देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम, उनके पास 20 मिनट 25 मिनट टेड टॉक्स में होते हैं, और एक जगह उनकी लाइट पड़ रही होती है, उसी लाइट के नीचे वो खड़े होते हैं। ज्यादा सी देयर पोस्चर, सी देयर स्टांस, सी देयर एक्शंस, सी देयर पिच, पेस, एवरीथिंग यू सी। और कितना क्लियर, बड़े सिंपल शब्द होते हैं उनके, कोई हाई फाई शब्द नहीं। और कई लोग, कई जगह देखिए, बड़े बड़े कंट्री के लीडर्स को देखिए, वो अपनी भाषा में बात करते हैं दूसरी कंट्री में जाके। तो देयर इज नो स्पेसिफिक दैट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से सामने के सामने रखें, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, या बिल्कुल देहात की भाषा हो। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर देहात में भी अगर कोई बात कर रहा है तो अगली देसी भाषा में लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा है, तो वो बहुत ही इफेक्टिव है। और ये हम अपना टीवी आर्टिस्ट, सिनेमा आर्टिस्ट, इन सब से देख सकते हैं। कई बार वो बड़े बड़े छोटे रोल करते हैं। अभी का है, अभी एक रोल में पंकज त्रिपाठी की मिर्जापुर में बड़ी तारीफ हो रही है। इतने सिंपल वे में, इतनी सिंपल भाषा में, अपनी यूपी की भाषा में उस रोल को प्रेजेंट किया। दैट इज द परफेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, क्लियर और कंप्लीट होनी चाहिए बात। जो आपको बात कहनी है वो पूरी होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, पोलाइट हो। ये नहीं कि अब बैठे हैं, बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा मिसकंसेप्ट है, ये मिथ्या भ्रम है कि हमें जोर से बोलेंगे। अरे पोलाइटली जितना बोलेंगे, हम्बल वे में बोलेंगे, ठहराव के साथ बोलेंगे, गंभीरता के साथ अपनी बात कहेंगे, तो दैट विल बी वेरी इफेक्टिव, और वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। अच्छा स्पीकर बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है। कॉन्फिडेंस हमारे चेहरे से झलकना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस यही होगा कि जब हमने अभ्यास किया है। अगर हमें मालूम है कि हम क्या बोलने वाले हैं, खाली इतना ही, तो हमारे चेहरे पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये पब्लिक स्पीच में कई बार रट्टा नहीं, कभी भी, ये बहुत बड़ा गलत फहमी है। आप नेचुरल फ्लो में बात करें, जो भी आता है। आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, और पॉइंट्स को इलाबोरेट करने की क्षमता होनी चाहिए। और उसमें मैंने बताया जो एनवेलप वाली एक्सरसाइज है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई इट। क्यों? हम उसमें रैंडमली कोई वर्ड लेते हैं और उसको इलाबोरेट करते हैं,
और अगर आपके दिमाग में कोई भी पॉइंट है, then you are having the capacity to explore that point, and then you will be definitely confident. Now further coming to the point of communication, किन शब्दों पे हमें स्ट्रेस देना है और किन शब्दों को हमें छोड़ना है, इसका चुनाव हमें उस सिचुएशन, उस बातचीत के किस विषय पे बात हो रही है, किस माहौल में बात हो रही है, इसके ऊपर डिपेंड करता है और ये आपके अपने विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। हमें ये कहना है कि डिस्टेंस मेंटेन करना है आज के सिनारियो में। अगर हम सिंपल सी बात कहें, अरे भाई डिस्टेंस मेंटेन कर लो, कोई नहीं सुनेगा। And if you say these words with the full of impact that you have to maintain a distance, otherwise you will be suffering from some specific disease. एक उसको जोड़ना, इम्पैक्ट देना किसी चीज के साथ कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो यू हैव टू मेंटेन a distance. इस तरीके से, और इसके लिए आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, रादर उन शब्दों को जोर से और इम्पैक्ट दे के बात कहने की जरूरत है। रेट, किस स्पीड पे आप बात कर रहे हैं, कहां बात कर रहे हैं। समय की लिमिटेशन होती है कई बार, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये मेरी इसका शानदार एग्जांपल है, ये शाम के 7 बजे वाले जितने एंकर हैं, उनका स्पीड इतनी तेज होती है, वो भूल जाते हैं कहां जाना था, कहां बोलना था। क्यों? उनके दिमाग में एक ही बात होती है कि 4 वहां पे लोग बैठे हैं, उनसे बात भी करनी है, एडवर्टाइजमेंट के लिए ब्रेक भी लेना है, और टाइम भी पूरा, और बीच में बात भी पूरी करनी है। कभी उनकी पिच बढ़ जाएगी, कभी उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, और उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। पर जब आप तो टीवी एंकर नहीं है, आपको तो लोगों के बीच में जाके बात करनी है। नाउ यू इमेजिन इफ यू आर स्पीकिंग ऑन द डायस, पोडियम पे आप खड़े और आप उस ढंग से बात कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा ऑडियंस को? लोग हंसना शुरू कर देंगे, ये कौन कार्टून हमारे बीच में आ गया। तो रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट विच यू आर स्पीकिंग। पिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और पिच के बीच बात आती है वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू मॉड्यूलेट द वॉइस, रेसोनेंस ऑफ योर वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी आवाज एक कैसे गंभीरता और गूंज लेके पीछे आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है पॉज लेना। कोई भी पॉज 5 सेकंड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और मिनिमम 1 to 2 सेकंड। 1 सेकंड का पॉज 2 शब्दों के बीच में आते हैं, और 2 वाक्यों के बीच में आप 2 से 3 सेकंड के पॉज ले सकते हैं, पर 5 सेकंड से ज्यादा का पॉज कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। वॉइस मॉड्यूलेशन, ये इतनी बड़ी बात है कि जैसे ये सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा, शी वॉज डेड, नो स्लीप सो ब्यूटिफुल एंड calm, she was so free from the terrors of pain, so fair to look upon, yes she was dead. आपके इमोशंस आपके चेहरे पे आने चाहिए, आपका चेहरा, आपकी भावनाएं उस वाक्य के साथ सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। अगर ये सिंक्रोनाइजेशन आपके शब्दों का, आपके आवाज का, आपके भावनाओं का चेहरे पे नहीं आएगा, तो वो लोगों पे इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा, और इसी सिंक्रोनाइजेशन को ही वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं। कहां हमें ऊपर ले जाना है, किस प्रकार से धीरे ले आना है, इसके लिए आप अभी एक बहुत छोटे सी चीज में एग्जांपल दे रहा हूं। पंडित जसराज का शिव धुन आप यूट्यूब में आता है, आप पंडित जसराज की शिव धुन सुनिए। ब्यूटीफुली एक किस तरीके से वो मॉड्यूलेट करते हैं अपनी वॉइस को, मैं समझता हूँ शायद नायाब रत्न है हिंदुस्तान के। आप पंडित जसराज का शिव धुन सुनेंगे, आप उनके वाकई फैन हो जाएंगे। और कहां से इतनी आवाज को मॉड्यूलेट करके, और उन्होंने अपने जो चीजें बताई हैं कि मैं क्या क्या करता हूं, वो मैं आगे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ही शानदार चीज है।
ये बहुत प्रभाव छोड़ती है आपकी बातचीत का, आपके लोगों के बीच में। पहली चीज इसके लिए जो वॉइस मॉड्यूलेशन की होती कि शैलो ब्रीदिंग जो हम करते हैं, और शैलो ब्रीदिंग के पीछे हमारे थॉट्स एक बहुत बड़ा कारण होते हैं। शैलो ब्रीदिंग के रोके जो डायफ्राम से ब्रेथ लेते हैं, डीप ब्रीदिंग जिसे कहा जाता है, वो डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें। और इसके लिए बेस्ट है कि आप सुबह प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम, अगर आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो शवासन, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ओम चैंटिंग। भ्रामरी का तो बहुत ज्यादा महत्व है पब्लिक स्पीकिंग के लिए। दूसरा अभ्यास है होठों को गोल करके ओ बोलना। ये हमारी आवाज को, गले को हमारे जो अभ्यास कराते हैं, लिप्स को बहुत ही इतना धीरे से ले आना कि आपको ही सुनाई पड़े, और लिप्स को छोटा करके गोल करना। और इसके साथ में एक एक्सरसाइज आती है जो हमारे चेहरे पे बिल्कुल जो जॉज हैं इनको रिलैक्स करती है। इसे कहते हैं वू पी, वू पी, वू पी। जब हम पी बोलेंगे, ये हमारे वो अंदर जाएंगे, पी में जाएंगे, तो ये इन जॉज की हमारे ये एक्सरसाइज होती है जो कि हमारे चेहरे पे एक प्रभावशाली इम्पैक्ट, जिसे ऑरा कहते हैं, जो हमारा चार्मिंग फेस जिससे बनता है, ये वो पी डेली। कई लोग मुंह में पानी भर के भी करते हैं, कई और तरीके से करते हैं। इसमें गार्गल भी बहुत बड़ा रोल अपनाता है। अब एक बात आती है रेसोनेंस की। रेसोनेंस की मैंने बात की कि ध्वनि के पीछे की जो साउंड होती है उसे हम रेसोनेंस कहते हैं साइंटिफिकली और जनरल भाषा में से। मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, इसको पढ़ के ये रेसोनेंस देता है। और इस सेंटेंस को आप नोट कर लीजिए, इसको बार बार अभ्यास करेंगे तो आपका रेसोनेंस, और पढ़ के वर्बली बोल के भी देखिए, जोर से भी बोलिए, शी सेल्स सी शेल्स ऑन सी शोर, शी सेल्स सी शेल्स और सी शोर। तो ये हमारी एक जीव को एक अलग तरीके का मॉड्यूलेट करती है कि इसको अगर इस सेंटेंस को हम अगर माइक के आगे, कॉलर माइक लेके घर में अभ्यास करें, तो विस्पर करें इस सेंटेंस को, तो ये बहुत बढ़िया हमारा रेसोनेंस डेवलप करती है। और माइक के आगे जो ऐसे शब्द ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करिए जिनमें एस ज्यादा से ज्यादा आता हो, जैसे स्टैटिस्टिक्स, इसको बार बार बोलिए, स्टैटिस्टिक्स। ये जो एक्सरसाइज है ये माइक्रोफोन के साथ करेंगे तो ये आपकी आवाज में गंभीरता लाएगी। सिंथेसिस, स्पेसीज, सक्सेस, एस वर्ड जो है ये वैसे घुमा हुआ है, और ये एस वर्ड जो है हमारे अंदर भी एक मॉड्यूलेशन क्रिएट करता है टंग के साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजें मैंने बताई आपको, शी सेल्स सी शेल्स ऑन सी शोर। सो लेट्स आगे देखते हैं। आगे पब्लिक स्पीकिंग में हम बात करते हैं काइनेसिक्स की, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बॉडी लैंग्वेज जिसे कहा जाता है। पब्लिक स्पीकिंग बिना बॉडी लैंग्वेज के बिना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 55% ऑफ ऑल द कंप्लीट योर एड्रेस इज थ्रू बॉडी लैंग्वेज। 38% ही हमारे वॉइस मॉड्यूलेशन का प्रभाव होता है। क्यों? जो शब्द हैं ये ऐसा एक सिंक्रोनाइजिंग हमारे विचारों के साथ रखते हैं कि वो हमारे बॉडी में आ जाता है, जो हमारे हैबिचुअल हो जाते हैं, और ये प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को कहते हैं। और इसमें सबसे जरूरी चीज है पोस्चर, और पोस्चर सीधे के रखने के लिए सबसे जरूरी अभ्यास है डेली ताड़ासन करना। सुबह दोनों हाथों को इस तरह से कानों के साथ ऊपर ले जाके पंजों के बल खड़े होके बिल्कुल ऊपर खींचते चले जाना, जिससे हमारी कमर जो है बिल्कुल सीधी रहे। ये पोस्चर को सीधा रखने का सबसे बड़ा अभ्यास है। सदगुरु
जो जिनके आप सुने भी, जो सदगुरु जी ये कहते हैं कि कम से कम डेली हमें 4 घंटे तो जरूर ही कमर सीधी करके बैठना चाहिए, चाहे कुर्सी पे हो, चाहे अव्वल तो वो कहते हैं कि सारा दिन ही बैठो, पर 4 घंटे जरूर बैठना चाहिए। अगर आप सीधा बैठने और सारा दिन 4 घंटे, तो आपका पोस्चर हमेशा सीधा आएगा। नहीं तो पोस्चर जो है हमारा, गर्दन अगर टेढ़ी है, आगे पीछे ये है, तो वो बहुत गलत इंप्रेस। हाथ हमारे हमेशा खुले होने चाहिए, ताकि जब हम कोई इम्पैक्ट डालें तो बड़े जो अपने आप ही, जैसे कोई भी, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही हाथ निकलता है। अगर मेरे हाथ जेब में होंगे, पीछे बंधे होंगे, तो शायद मैं अपनी बात में इम्पैक्ट नहीं ला पाऊंगा। तो ये बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल है। मैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकता हूं। हमारे साथी कैलाश जी ने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत कुछ बोला है। मैंने बताया आपको कि पब्लिक स्पीकिंग इतना बड़ा विषय है कि जिस पे जितना भी कहा जाए, और इसमें परफेक्शन लाना बहुत मुश्किल है, पर उसके नजदीक ऑलवेज देयर इज अ स्कोप ऑफ परफेक्शन इन इट, ऑलवेज देयर इज चांस ऑफ इंप्रूवमेंट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो व्हाई टू वरी, जहां पे है, जहां से है वहीं से शुरू कर देना चाहिए और आगे बढ़ते जाइए, इंप्रूवमेंट अपने आप होता चला जाएगा। पर अगर हम ये सोचे कि पहले हम इंप्रूवमेंट कर लें और फिर आगे बढ़ेंगे, तो उसकी कोई चांस नहीं है। इफ यू वांट टू बिकम अ पब्लिक, तो आपको बोलना ही पड़ेगा, लोगों के बीच में बोलना ही पड़ेगा, रिश्तेदारों के बीच में जाना ही पड़ेगा, ऑफिस में जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, कॉर्पोरेट हैं, लोगों के बीच में जाना ही पड़ेगा। आपको बात अपनी रखनी ही पड़ेगी, ऐसा दुनिया में आपको करना ही पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे कि आपके शब्द आपको धोखा दे सकते हैं, पर आपके जेस्चर्स कभी भी धोखा नहीं देते, आंखें कभी भी धोखा नहीं देते। हमारा गुस्सा हमारे आप जितना मर्जी कंट्रोल कर लें, आप अगर योगी नहीं है तो आपके चेहरे पे आपका गुस्सा आ ही जाएगा, आपकी खुशी आपके चेहरे पे स्माइल बन के आ ही जाएगी। अब इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, अब इम्पैक्ट ऑफ जो कई ऐसी पर्सनैलिटीज हैं, जो पर्सनैलिटीज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कैसे प्रभावशाली है। अब कई पर्सनैलिटीज तो इनबॉर्न और जेनेटिक की पर्सनैलिटी ऐसी लेके पैदा होती हैं। अब मोस्टली फिल्म स्टार्स देखिए, कपूर खानदान को देखिए, सारे के सारे ही एक पावरफुल पर्सनैलिटीज के साथ, और आज तक चल रहा है। ये इसे इनबॉर्न और जेनेटिक कहा जाता है। और कुछ ऐसे भी हैं लर्नेड, जिन्होंने अपने, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत एग्जाम्पल हमारे बीच में हैं जिन्होंने इसे एक्वायर किया, जिन्होंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग को अपनी मेहनत के साथ एक इम्पैक्ट बनाया। कल्चरल जो है, कल्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हम किस कल्चर में, किस वातावरण में रहते हैं, और उस वातावरण, उस कल्चर से कैसे सीखते हैं। ये बहुत बड़ा एक आपके ऊपर, आपके इम्पैक्ट डालता है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। अगर लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमारा जो भी रोल है वो जीरो हो जाएगा। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर वही है जिसे लोग एक्सेप्ट करें, मुग्ध हो जाए बात सुनने में, मन नहीं करे उठवे, यही करे कि लोग वो बोलते रहे और हम सुनते रहे। दिस इज एक्सेप्टेंस, और इसी को आत्मसात ऑडियंस के साथ कहा जाता है, एसिमिलेशन। अगर ये हो जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मापदंड है कि यू आर ए वेरी गुड स्पीकर, यू आर एन इफेक्टिव स्पीकर। परिवार में ही अगर आपका परिवार ही आपकी बात नहीं सुनता तो कोई मीनिंग नहीं है। अगर आपकी बात आपके बच्चे, फैमिली सब सुन रहे हैं, तो दैट हैज गॉट ए मीनिंग। अपनी पर्सनैलिटी के इंप्रूव के लिए पब्लिक स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली मैंने कहा कि स्पीच देने, जिस दिन आपको स्पीच देनी है उससे कुछ घंटे पहले आप अपना भोजन जल्दी खा लें, भरा हुआ ना हो, पेट भरे हुए के साथ पब्लिक स्पीकिंग में ना जाए। और जाने से पहले शवासन या अनुलोम, अनुलोम विलोम अगर आपने खाना भी खाया है तो कर सकते हैं। शवासन में लेटना कभी भी कोई प्रॉब्लम है, ऐसे सीधा लेट जाइए, अपनी ब्रीदिंग को चेक कीजिए।
जिससे कि इन चीजों से हो कि आपके चेहरे पे एक सिंसियर स्माइल आ सके। बनावटीपन, दर्शक बहुत समझदार है, ऑडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट, ये मान के चलना चाहिए। वो भगवान होता है एक पब्लिक स्पीकर के लिए, और वो 1 सेकंड में जज कर लेता है कि आप बनावटी हैं या आपके अंदर क्या काबिलियत है, आप कुछ बोलने वाले हैं, ये क्या है, वो एक उसे तुरंत पता चल जाता है। तो स्माइल आपकी सिंसियर स्माइल होनी चाहिए, सिंसियर जोश होना चाहिए। और इसका एक और चीज है कि हमारे जो, जब आप जाते हैं कि बहुत गेस्ट मिलते हैं जो प्लेटफॉर्म पे होते हैं, डाइस पे होते हैं, चेयर पर्सन होते हैं, उनको देखना चाहिए अगर वहां पे घबराहट हो रही है आपको, कि वो कितने शांत बैठे हुए हैं। जब वो ऐसे बैठे हैं तो मैं भी ऐसे बैठना चाहिए, तुरंत के तुरंत ही आपको फर्क पड़ता है। ये बहुत बड़ा टिप होता है। अगर आपको घबराहट हो रही है तो आप अपने साथ को देखिए, सीनियर्स को देखिए और एकदम फील कीजिए कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। इमीडिएट आप पर इफेक्ट आ जाता है। उनके जेस्चर्स देखिए, अपने जेस्चर्स देखिए, अपने जेस्चर्स को काबू में रखिए। अपने जेस्चर्स को काबू में करने के लिए प्राणायाम बहुत बड़ी सहायता करता है, क्योंकि हमें अपने अल्टीमेटली वी हैव टू चेक आवर थॉट्स। अल्टीमेटली क्योंकि थॉट्स ही हैं जो हमारी ब्रेथ के ऊपर आते हैं। कोई गुस्सा आ गया तो सांस तेज तेज होने लग जाएगी, कोई नेगेटिव थॉट, हाय मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम, तो तुरंत दिल की धड़कन बढ़नी शुरू हो जाएगी, कभी सी शुरू हो जाएगी, नर्वसनेस आ जाएगी, मैं अब क्या करूं, ऐसा लगेगा पता ही नहीं चलेगा, अटक गया मैं कहीं पे, रुक गए, बोलने का पता ही नहीं चलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके आप अपने आप को इम्प्रूव करने में, तैयारी के लिए आप इसको ले सकते हैं। अब मैंने कहा कि ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, कई तरीके के जगह हमें बोलना पड़ता है, कई प्रकार से हमें बोलना पड़ता है। तो कुछ जो फेमस जो क्लासिफिकेशंस हैं, बेसिकली 3 मुख्य क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। हालांकि अगर आप सर्च करेंगे गूगल में हो सकता है कई और भी हो, पर मेनली जो 3 क्लासिफिकेशंस हैं वो ये हैं कि आपकी कई बार इंफॉर्मेटिव होती है स्पीच, कि ये किसी को आप किसी भी इवेंट या प्रोसेस या जगह या चीजों के बारे में कोई जानकारी दे रहे हैं, एक पब्लिक स्पीकिंग, ये एक एड्रेस होता है। और एक परसुएसिव होती है जिसमें ज्यादातर लोगों को हम एंगेज करके रखते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं चीजों को, जैसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बातें करते हैं, और उनको साथ कोई आर्गूमेंट्स वगैरह भी होते हैं। तो इसकी तरीके की चीजें भी होती हैं। परिवार में कई बार हम बात करते हैं, वो एक परसुएसिव स्पीचेस होती हैं। और तीसरा, किसी स्पेशल ओकेजन के लिए हमें बोलना पड़ता है। तो इन 3 तरीके की स्पीच में ज्यादातर हमारी एड्रेस जो है शामिल होती है। और इसमें आगे थोड़ा सा एक और जो एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है जो बहुत ज्यादा होता है, दैट इज इम्प्रॉम्प्चू एंड एक्सटेम्पोर। इम्प्रॉम्प्चू स्पीच जो कई बार हमें बोलनी पड़ती है, इसके लिए हमें कोई तैयारी नहीं करनी है। और इम्प्रॉम्प्चू स्पीच हम ज्यादा से ज्यादा 1 से 5 मिनट के लिए ही हम ज्यादातर रहती है, इससे ज्यादा फिर वो इम्प्रॉम्प्चू नहीं कहलाएगी। कोई चीज हुई आपको बोलने के लिए, अचानक ही बोलने को मिल गया, बोलना पड़ा, तो उसको एट रेंडम। और इसमें भी वो जो अभ्यास है हमारा, जो मैंने शुरू में बताया एनुअल वाला, बहुत काम आता है। ये अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। एंड सेकंड इज एक्सटेम्पोर। इसमें तैयारी तो होती है पर ये रीडिंग नहीं होती है, इसमें टाइम लिमिट भी नहीं होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच होती है। तो ये 2 तरीके की जो स्पीच हैं, ये काफी अपनी जगह रोल प्ले करती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पब्लिक स्पीच में जो लोग करते हैं, आई एम टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। और देखें, जितना हम कंप्लीट कर पाएंगे उतना करने की कोशिश करेंगे। अपनी एड्रेस को, पोस्टर्स की हमने बात कर ली, अपनी स्पीच को शुरुआत कैसे करनी है, और यहीं पे सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। देखिए, ऑडियंस जो है, दे आर वेटिंग फॉर योर फर्स्ट वर्ड। पहले शब्द का इतना इंपैक्ट होता है, वो पहले आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, दे आर वेटिंग फॉर योर वॉइस। उससे भी पहले वो आपको आते हुए देखना चाहते हैं, आप कैसे डाइस पे पहुंचे,
कैसे जाके वहां पोडियम पे खड़े हुए, ये जो जेस्चर है, ये प्रेजेंट, ये तो कंप्लीट हो गया। नाउ यू आर ऑन द पोडियम। पहला इंप्रेशन तो उन्होंने वही आपका बना लिया ऑडियंस ने, कि जब आप उनके सामने प्रेजेंट हुए। अगर आपका प्रेजेंस प्रॉपर नहीं है तो आप वहीं पर डिस्कार्डेड हो जाओगे, हूटिंग भी हो सकती है। अगर उससे आप सफल होकर निकल आए तो नाउ यू आर ऑन द पोडियम। अब वो दे आर वेटिंग फॉर योर वर्ड्स। और उसमें कई लोग जाते कह देते हैं, आई एम सॉरी दैट आई एम लेट टुडे, आई स्टक अप इन द जैम। आपने पहले शब्द में ही अपना सब कुछ खो दिया। कभी भी नो, देयर इज नो अपोलॉजी, यू आर गोइंग, हो गए लेट हो गए, दैट्स ऑल। कभी भी ह्यूमर के साथ में, दूसरा लोग कोई ना कोई चुटकुला सुना देते हैं। आपने अपने ऑडियंस की गंभीरता, अपनी गंभीरता को ही खत्म कर दिया। अपनी ग्रेविटी को ही आपने शुरुआत चुटकुले से करी और अपने आप को बर्बाद कर लिया। एंड देयर, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग मेरी बात को सुनेंगे। ये बहुत बड़ी दो मिस्टेक्स हैं। उसके बाद नो इंडिविजुअल डायलॉग। कभी भी पब्लिक स्पीकिंग में, ऑडियंस में किसी के साथ कोई भी बातचीत नहीं। आप वहां पे गए हैं अपना एक एड्रेस देने के लिए, गो एंड गिव योर एड्रेस। नो पर्सनल रिमार्क। किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए। जब आप स्टेज के ऊपर खड़े हो गए, लोगों के बीच में जब आप आ गए, तो पीपल केम देयर, वो आपको सुनने के लिए आए हैं, रादर दे आर नॉट देयर टू लिसन टू देयर रिमार्क। लोग कई बार क्या करते हैं, इंप्रेस करने के लिए पर्सनल रिमार्क्स का सहारा लेते हैं, एंड वहीं पे वो फेलियर हो जाता है। If they are interested in you, that's why they are there. If they are not interested in you, they will not come to listen you. अगर आपको रात को प्राइम टाइम में रजत शर्मा अच्छे लगते हैं तो आप रजत शर्मा को ही सुनेंगे, आज तक पे नहीं जाएंगे। अगर आपको सुधीर चौधरी अच्छे लगते हैं तो आप सुधीर चौधरी को ही सुनेंगे। तो ऑडियंस को मालूम है कि मुझे किसकी बात को सुनना है, कौन प्रभावशाली है। तो ये ओपनिंग स्पीच जो होती है, ये बहुत बड़ा हमारा सब कुछ ओपनिंग के जो 5-10 सेकेंड हैं, तो दीज 10 सेकेंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे हम ऑडियंस को अपना बना सकते हैं या अपना सब कुछ उन्हें दे सकते हैं। वी लूज द गेम विद इन 10 सेकेंड्स। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर विद दीज 4 पॉइंट्स। तो करना क्या चाहिए, ये सभी लोग कर जानते हैं। उत्सुकता, क्यूरियोसिटी डेवलप करो। और रोज हम देखते हैं कैसे न्यूज रीडर, आज के समाचार शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट समाचार आपको देना चाहता हूं। अब आप कहीं उठ के जाने वाले थे, अब वहीं रुक जाओगे, तो क्यूरियोसिटी जाग गई कि यार क्या ऐसा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट समाचार आ रहा है। अब वहीं रुक जाएंगे, बंद जाएंगे। और रोज क्यूरियोसिटी, लोगों में उत्सुकता जाग। इसके कई तरीके हैं। कोई स्टोरी से शुरू करिए, कोई एग्जिबिट, आज मैं आपके लिए ये चीज लेके आया हूं, मैं इसको दिखाना चाहता हूं आपको, तो लोग सोचें क्यूरियोसिटी, ये क्या चीज है भाई। या आस्क के क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन। मैं आज सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप में से ऐसे कितने हैं जो ये काम करते हैं। या स्ट्राइकिंग ए कोटेशन, मैंने आज जैसे कोटेशन का सहारा लिया कि दुनिया में सबसे बड़ा फियर पब्लिक स्पीकिंग का है। हमेशा कोई ना कोई चीज को आपको क्यूरियोसिटी, तो आप हर भाई कैसे पब्लिक स्पीकिंग क्यों भाई, ये तो मौत होना चाहिए, पर डेथ इज नंबर, ये गूगल कहता हो सकता है वेरी कर गया, पर एक क्यूरियोसिटी तो जाग गई ना। टाई द टॉपिक विद वाइटल इंटरेस्ट ऑफ लिसनर्स। और ये जो हमारे शॉकिंग फैक्ट्स होते हैं ना, इसकी बड़ी पावर होती है। इस पावर को पहचानना चाहिए और लिसनर का क्या इंटरेस्ट है, वी हैव टू गो इन दैट, what audience wants to listen. And secondly, if you know the topic, you are there for this particular subject, focus on that. And उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर आप रिसर्च करके आएंगे
तो रिसर्च का जो इफेक्ट है वो लोगों पे जाएगा। नाउ आई एम कमिंग टू क्लोजिंग स्पीच। ये ओपनिंग हो गई, और क्लोजिंग किस तरह से करनी है। क्लोजिंग में सारा जो आपने बोला उसको समराइज करिए। सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग। किसी कोटेशन के साथ में कि हम आशा करते हैं कि भविष्य बहुत अच्छा होगा, सभी के सुख की हम कामना करते हैं। अपील फॉर एक्शन, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद सभी लोग डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। और हाँ, अगर कोई लाफ्टर रेज करना है तो आई विश टू एंड माई स्पीच विद दिस नोट ऑफ लाफ्टर, विद दीज वर्ड्स ऑफ लाफ्टर। तो एंड में आप लाफ्टर का भी सहारा ले सकते हैं, शुरू में नहीं ले सकते। टाइम इज रनिंग शॉर्ट बट फ्यू आई एम टेकिंग। ग्रेसफुल स्पीचेस हमें कई बार बोलनी पड़ती हैं। ग्रेसफुल स्पीचेस जो होती हैं ये 3 मिनट से ज्यादा की बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये किसी ओकेजन पे वेलकम करना है, किसी को इंट्रोड्यूस करना है, किसी का फेयरवेल देना है, या किसी के कोई बोल रहा है उसके रिप्लाई में बोलना है। पर ये ज्यादा लंबी नहीं होती हैं स्पीचेस। दीज आर ऑलवेज लेस देन 3 मिनट्स। कई बार हमें इंट्रोडक्टरी टॉक्स देनी पड़ती हैं, किसी का इंट्रोडक्शन देना होता है। पब्लिक में आप स्टेज में हैं, डाइस में, योर रोल इज एन एंकर एंड यू आर गिविंग इंट्रोडक्टरी टॉक। तो उसमें कई गलतियां होती हैं। ऑलवेज एड्रेस फर्स्ट चेयरमैन। और चेयरमैन को जब एड्रेस कर रहे हैं, इसमें भी एक बहुत ध्यान देने योग्य जो बात है, नेवर लुक टुवर्ड्स चेयरमैन। चेयरमैन नहीं देख रहा, आपको ऑडियंस देख रहे हैं। आपका चेहरा, रिस्पेक्टेड चेयरमैन, व्हेन यू से दिस, योर आईज एंड फेस शुड बी, मस्ट बी टुवर्ड्स ऑडियंस, नॉट टुवर्ड्स चेयरमैन। और चेयरमैन अगर कोई लेडी है, शी इज द चेयरमैन, नेवर से चेयर वुमेन और चेयर लेडी, ऑलवेज से चेयरमैन। और कभी भी इंट्रोडक्टरी टॉक में उनके लिए आई विश टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट चेयरमैन, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और इनिशियली नेवर गिव नेम ऑफ द चेयरमैन। इनका जो नाम उनका जो बताना है, आफ्टर गिविंग टू कंप्लीट इंट्रोडक्शन, नाउ प्लीज गिव ए बिग हैंड टू आवर रिस्पेक्टेड चेयरमैन फलाना फलाना फलाना, तब जाके नाम उनका ओपन करना चाहिए। ही इज द स्पीकर। इस तरीके से ये इंट्रोडक्टरी टॉक्स दी जाती है। ये बहुत, इसका ये इंट्रोडक्टरी टॉक्स के ऊपर ये बहुत बड़ा एक विषय है, सब्जेक्ट है। मैंने एक खाली एक स्लाइड आपको सिर्फ इसका थोड़ा सा ब्रीफ बताया। फॉर्मूला क्या है इस इंट्रोडक्टरी टॉक्स का? ये भी 3 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। हम किस विषय पे बात कर रहे हैं, जो हमारा स्पीकर आया है वो किस विषय पे बात करेगा, ये बताना होता है। Why this particular subject is for these type of audience, ये हमने आपके लिए आज का विषय क्यों चुना, ये बताना है स्पीकर को। और आज हम इस विषय पे क्यों बात कर रहे हैं, जो भी हमने, मान लीजिए डिस्टेंस मेंटेनिंग के ऊपर बात कर रहा है स्पीकर, तो why we have, because this is the appropriate time to speak on this topic, because this topic is the need of an hour, इसलिए हमने इस विषय को आज चुना है। और why this subject is for this particular speaker, इस विषय के लिए इसी स्पीकर को हमने क्यों बुलाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हमने स्पीकर के बारे में एम्फेसाइज करके जो भी बोलने वाला वक्ता है उसके बारे में बताना। फिर जब स्पीच खत्म हो गई तो उसके बाद फिर जो एंकर है या इंट्रोडक्टर है, जो इंट्रोडक्शन दे रहा है, उसको थैंक्स देना है। ये भी थैंक्स गिविंग भी 1 या 2 मिनट से ज्यादा की नहीं होती। और इसमें चेयरमैन को बाय नेम, जो इसने स्पीच दिया, थैंक्स करना है। जो गेस्ट, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट वहां बैठे हैं, उनको थैंक्स करना है। जो उसने स्पीच दी है उसके बारे में 2-3 पॉइंट जो अच्छे लगे वो निकाल के बताने हैं कि आपने ये इंफॉर्मेशन दी, ये आइडियाज दिए, ये सजेशन दिया, और ये हमारे फ्यूचर में काम आएगा और हम इन चीजों को अपने जीवन में करेंगे, इस तरीके से कह के।
और फिर क्लोजिंग के समय दोबारा एक थैंक्स देना है, और फिर ये करते हैं कि हम आशा करते हैं कि आगे भी ये जो उनका नाम लेके हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। दिस वे वी हैव टू गिव द थैंक्स स्पीच। थैंक्स स्पीच में थैंक्स स्पीच जो शुरू होगी वो हमेशा इस वर्ड से होगी, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए आई कन्वे माई सिंसियर थैंक्स, नो, दिस इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस वी कन्वे सिंसियर थैंक्स टू द स्पीकर। जनरल थैंक यू जो होता है वो फिर चेयरमैन ही आके देता है, जो उस हॉल का चेयरमैन होता है। एंड नेवर फॉरगेट टू गिव थैंक्स to press, dignitaries, owner, coordinators, these people must also be thanked. थोड़ा सा फेयरवेल स्पीच की बात कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजर है उसको जो दे रहा स्पीच, वो ये बताएगा कि आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं, और फिर जिसके बारे में स्पीच दे रहे हैं उसके अच्छे पॉइंट के बारे में, उन्होंने क्या क्या अच्छा किया, उनकी सारी अच्छाइयों को बताना है, उनको फिर गिफ्ट भी देना है और उन्हें शुभकामनाएं देनी है। पर यही फेयरवेल स्पीच जिसके जो खुद रिटायर हो रहा है या जा रहा है उसको देनी है अगर, तो वो सबसे पहले चेयरपर्सन को थैंक्स करेगा, डिग्निटीज का थैंक्स करेगा, कोऑर्डिनेटर का थैंक्स करेगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे लिए ये सारा मीटिंग अरेंज की, और मैंने जो कुछ भी जीवन में हासिल किया वो आप सबके सहयोग के साथ किया, और आपके गिफ्ट के लिए बहुत धन्यवाद, और इस तरीके से थैंक्स करके ही मस्ट गो टू हिज चेयर। नाउ मैं यहाँ पे आज की प्रेजेंटेशन को रोक रहा हूं बिकॉज नाउ इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बोर्डन्स फार्मूला, जो कि पब्लिक स्पीकिंग की गीता है। बोर्डन फार्मूला अपने आप में अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो पूरा दिन लग जाता है इसको, बोर्डन्स फार्मूला को, पर मैं आपको 4 पॉइंट इसके जो हैं, इसको आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो बोर्डन्स फार्मूला मिल जाएगा। हो हम, वाई ब्रिंग दैट अप, फॉर इंस्टेंस, सो व्हाट। बोर्डन्स फार्मूला हमें तैयारी करने में बहुत सहायता करता है। हो हम जो होता है वही चीज जो मैंने ब्रीफ में बताई, ऑडियंस में को कैसे क्यूरियोसिटी बनाई जाए, ऑडियंस के बारे में बात करता है, ये बहुत डिटेल में हो हम बात करता है। और उसके बाद वाई ब्रिंग दैट अप, एक ब्रिज की तरह ऑडियंस और स्पीकर के बीच में एक ब्रिज बनाना, एक लाइजन बनाना, ये कैसे बनाया जाए, वाई ब्रिंग दैट अप, ये इसके ऊपर काम करता है। और देन नेक्स्ट इज द फॉर इंस्टेंस, इसमें हम केसेस का, अपने एक्सपीरियंसेस का, अपने और कई तरीके हैं हमारे पास जो हम लोगों को बताना चाहते हैं, ये इसमें इंस्टेंसेस, फॉर इंस्टेंस आता है। एंड देन कम्स द लास्ट पॉइंट, सो व्हाट। और इस कंक्लूडिंग सेक्शन में कि ऑडियंस की क्या जरूरत है, आप उनके लिए क्या कर रहे हो। देखिए आज के समय में ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपको सुनने आया है उसका टाइम बहुत कीमती है। आप वेग बातें नहीं कर सकते, ऑथेंटिक बातें नहीं कर सकते। यू आर लिविंग इन एन एरा ऑफ वेयर टाइम इज प्रेशियस एंड वेयर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। आप गलत स्टेटमेंट नहीं दे सकते, और लोगों के समय की कदर, कोई अगर अपना टाइम छोड़ के आपको सुनने आया है तो आपकी बातों में ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए और आपकी बातों से उसको फायदा होना चाहिए। With these words, I conclude my presentation. I open the house to all audience. If you are having any question to me, please welcome. Thank you very much. Thank you Dinesh sir for a wonderful session on effective public speaking. ये सेशन आपसे बढ़िया सर कोई दे भी नहीं सकता था। जैसा आपने स्पीच में बताया, बिल्कुल सारे पॉइंट्स टू द पॉइंट आपने अपने स्पीच में एक्सप्लेन के साथ साथ हमें प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट भी किए हैं। थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन? उससे पहले मैं माइंड एक्सेल टीम से कैलाश सर और दीपक जी, उनको इनवाइट करूंगी अपने व्यूज देने के लिए। कैलाश सर। जी बहुत अच्छा था। हेलो जी दीपक जी। दीपक जी और कैलाश सर। कैलाश सर। हेलो सर जी। कैलाश सर।
मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, मतलब किसी कोर्स को करने की मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं पूरा जो है पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूँ, ऐसा इन्होंने बताया। सो कांग्रेचुलेशन दिनेश जी, इट इज अ Thank you. वंडरफुल एंड आल्सो कांग्रेचुलेट एवरीवन दोज हु आर प्रेजेंट हियर, कि इतना बढ़िया एक थोड़े से टाइम के अंदर इतनी कुछ बताना, मेरे ख्याल में बहुत कुछ इन्होंने बताया है और एक एक बात बताई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी स्पीच को लिख लिया है सबको, तो मुझे नहीं लगता मुझे अब कोर्स करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच प्लीज। Thank you, sir. अभी गागर में सागर भरा है सर, बहुत चीज सीखने को बाकी है सर अभी। Thank you, प्रभाकर जी. Thank you very much. Good question, sir. Thank you. ये तो इंट्रोडक्टर में कहीं जी मालूम नहीं था, अभी तो स्टार्ट नहीं, करना, मैं देखना है, बहुत चीज सीखना है। ये मेरे गुरुजी का मैं ऐसे बहुत हमेशा थैंक्स करता हूँ। मैं कई वर्षों से मिला नहीं हूँ। सुरेश मशरूवाला जी, उन्होंने मुझे हमेशा छोटे भाई की तरह इसमें सिखाया, क्या बात। बहुत उसमें टाइम दिया। मैं उनका ही हमेशा उनका आशीर्वाद समझता नहीं हूँ। बहुत बढ़िया, मार्वेलस, अभी बहुत चीज और सीखना ये है। वो पी वाली एक्सरसाइज है, सेंटेंस है, सी शोर वाला, ये सब उनके जनरेट किए हुए सेंटेंस हैं। ये कहीं गूगल पे भी नहीं मिलेंगे आपको। ये हाँ, मेरे पास उन्हीं के दिए हुए सेंटेंस या वर्ड्स हैं। इट्स गुड। जी दीपक जी। लिंक में रहेंगे सर, और भी सीखना है, काफी सीखना है सर। हाँ कथुरिया सर बताइए। दीपक जी सर मैडम हाँ मेरी जी तरफ से दिनेश जी, मैं हाँ जी, कथुरिया साहब। हाँ जी, एक्चुअली आपने बहुत ही एक्सलेंट प्रेजेंटेशन दिया। आपके हम कायल हो गए। एक्चुअली थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट हमने अक्सर किया है, तो आपके लिए 3 चीयर्स। बहुत ही थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना था, वो ये है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीकर्स। एक तो जो एक्सटेम्पोर भी बोलते हैं, दूसरे जो हैं वो थोड़े पॉइंट्स बना के बोलते हैं, और तीसरे जो हैं वो पढ़ के बोलते हैं। तो एक्सटेम्पोर जो स्पीकर्स होते हैं, उनकी स्पेशल क्वालिटीज क्या होती हैं? उसके लिए क्या वो इतनी तैयारी करते हैं। अब जितने भी एक्सटेम्पोर स्पीच करते हैं वो तैयारी करके आते हैं। बिना तैयारी के एक्सटेम्पोर स्पीकर बोल ही नहीं सकता। और ये बात सही है, अच्छे से अच्छा स्पीकर। एक बार मैंने अनुपम खेर के बारे में खुद अपने स्टेटमेंट दिए थे कि मैं अनुपम खेर को बड़ा अच्छा एक वक्ता मानता हूँ। वो पूरी कहता है मैं बिना तैयारी के कहीं जाता ही नहीं। और अगर आप एक्सटेम्पोर बोलेंगे तभी आप इफेक्टिव होंगे। अगर आप एक्सटेम्पोर नहीं बोल सकते तो आप प्रभावशाली नहीं हो सकते। पढ़ के रीडिंग करके कभी भी आप प्रभावशाली वक्ता नहीं बन सकते। प्रभावशाली वक्ता बनने के लिए एक्सटेम्पोर स्पीचेस बोलनी पड़ेंगी और उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अपने ऊपर कमांड लाना पड़ेगा। अभ्यास बहुत बड़ा इसमें हिस्सा लेता है। किसी और का कोई क्वेश्चन? जी जी मीनू जी। थैंक यू, थैंक यू। मीनू जी बोलिए। थैंक यू दिनेश सर। अच्छा लगा, मुझे लगा मैंने फर्स्ट टाइम आज आपको सुना है। मोटिवेशनल। काश आप मुझे 15 साल 20 साल पहले मिले होते। मीनू मैडम, मैं भी बोलना चाहता हूँ। जी जी सर। मेरा वीडियो नहीं आ रहा है क्या? शायद आ रहा है सर। अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं। कालिया सर का बहुत ही वंडरफुल प्रेजेंटेशन था, और कालिया सर से मैं इफ्को में मिला था। रियली वहां पर भी मैंने देखा और बहुत कुछ सीखा पहले भी कालिया सर से। और ऑलमोस्ट आज के जो प्रेजेंटेशन में सब कुछ कवर किया, शायद कुछ छूटा नहीं है। और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था, मैंने भी पूरा करीब करीब नोट किया है। और सर फॉलो करेंगे आपसे, जो है बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू राजेंद्र जी। एनीबॉडी एल्स कोई और अपनी बात कहना चाहे? यस सर, हमारा एक क्वेश्चन है कि सर आप बता रहे थे कि हम लोग कर्ण से किसी वर्ड्स को बोलते हैं, उस पे एम्फेसिस देते हैं। देन सर हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि कौन से वर्ड्स पे कितना एम्फेसिस देना है? किसी वर्ड्स को हम लोग कर्ण से बताया था उसी समय, ये हमारा अपना विवेक स्थापित करेगा। ये आपका अपने विवेक से उस समय, क्योंकि उस समय जब आप बोल रहे हैं या आपके पास में कोई दूसरा नहीं है, तो इसके लिए जब आप तैयारी करके जा रहे हैं किसी स्पीच के बारे में, मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आपको ऑफिस में अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने बनाई है, तो कौन सी स्लाइड उसमें प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट है और उस प्रेजेंटेशन में जिस वर्ड पे आपको ये देना है, तो वहां पे उस वर्ड को आप रेड कर दीजिए या बोल्ड कर दीजिए, तो वो दिखने में ही आपका प्रभावी दिखेगा। पर अगर आपके पास प्रेजेंटेशन नहीं है
तो आपको अंदर पहले से ही तैयारी करके जानी पड़ेगी। पर ज्यादातर कॉर्पोरेट में हम लोग इसी चीज का सहारा लेते हैं अपनी पीपीटी में। उस पर्टिकुलर वर्ड को मैंने आज भी आपने देखा होगा कि कई जगह मैंने डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया है, कई जगह रेड किया है, कई जगह रेड के साथ रेड को भी बोल्ड किया हुआ था। वो मुझे मालूम था कि यह वर्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वो आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो वो वर्ड जिसको हम समझते हैं कि ये ऑडियंस को बताना बहुत जरूरी है या ये ऑडियंस इसी चीज को सुनना चाहता है, दैट वर्ड इज इंपॉर्टेंट, वो हमें उनको उन तक पहुंचाना है। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सर। एनीबडी एल्स? कोई और अपनी बात कहना चाहे? I want to जी जी हाँ जी निधि जी। Hello, Dinesh sir. First of all, thank you very much for this kind of relevant and detailed presentation. So nice of you, thank you. Secondly, I missed one point. I couldn't understand. You were mentioning something about grace while speaking some O words or something that I couldn't get. मैम ऐसा है कि आवाज में गंभीरता लाना, गंभीरता आप देखिए, कुछ मैं वैसे नाम हमें नहीं कोट करना चाहिए, पर कुछ एंकर हैं जो लेडीज एंकर हैं, उनकी आवाज में भी बड़ी गंभीरता होती है। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग वुमेन कैरेक्टर, ये आवाज में गंभीरता और रेसोनेंस लाने में जो ओ और हमिंग साउंड है, हमिंग साउंड मैं बताना भूल गया। हम अपनी जीभ को जब अपने तालू के साथ लगा लेते हैं और बंद करके इस तरह की साउंड करते हैं, तो ये हमारे गले पे बहुत इफेक्ट करती है। और आवाज हमारी जो रेसोनेंस है, जो भी थ्रोट से हमारा आता है, और इसके लिए हमें ओ वर्ड बहुत ही, ओ को आप करके अभ्यास करके देखिए और इसको धीरे धीरे लिखते जाइए। एक और चीज आपको बताई थी इसी दौरान कि आप कल सुनिएगा या आज ही सुनिए, पंडित जसराज की शिव धुन सुनिएगा। आप देखें वो कितना इस वर्ड को यूज किया उन्होंने और कितने सुंदर उनके चीज, आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे और अपने आप को ही आप कहेंगे कि मैं भी इस वर्ड को ओ को यूज करूं। आपका इतना ज्यादा ये ओ प्रभावशाली है। आई थिंक यू गॉट दैट। सर, जिसमें आप ग्रेस की बात कर रहे थे ना कि हम लिप्स को अगर ऐसे रखते हैं तो बड़ा ग्रेस, हाँ, वो पी ग्रेस जो है, मतलब चार्मिंग फेस के लिए हमारे जो जबड़े जो है ये तनाव में आ जाते हैं। ज्यादातर ये मसल्स जो हैं हमारे यहाँ के, ये खींचे रहते हैं। इनकी एक्सरसाइज है कि वो पी, लंबा लंबा करके बोलना, वो पी इस तरीके से। तो जब पी बोलेंगे तो ये खींच इधर आएगा, और जब वो बोलेंगे तो ये हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है। Anybody else? थैंक यू वेरी मच सर। एक ताड़क आसन बता रहे थे, सुबह करेंगे उसको जरा वो थोड़ा दोबारा बता देना। सिंपल है बिल्कुल। सबसे उठते ही रामदेव जी तो ये कहते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले यही करें कि अपने पंजों के बल खड़े होके हाथों को कानों के साथ लेके ऊपर को स्ट्रेच करें। हमारी कमर जितनी सीधी होगी और उतना हमारा डाइस के ऊपर लोगों के बीच में पोस्चर हमारा सीधा होगा। कई बार हमारा पोस्चर इतना खराब होता है, माइक हम पकड़ लेते हैं और हमें कई बार लोग सामने, जब आप कई ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि आपके सामने माइक आ गया और डाइस नहीं है और आपको खड़े होकर बोलना है, पोडियम भी नहीं है, तो लोग आपको देख रहे हैं, वहां पे आपके पोस्चर को देख रहे हैं। पोडियम में तो ये एडवांटेज होता है कि पोडियम के पीछे आप छुप गए और आपका इतना हिस्सा ऊपर दिखा। और कई बार आपको पोडियम नहीं है और ओपनली आप स्टेज पे खड़े हैं, बोल रहे हैं, तो वो पोस्चर बहुत काउंट करता है, आप किस प्रकार से खड़े हैं, और वही आपके जेस्चर्स को निभाता है। तो ये ताड़ आसन आपको आदत अगर टेढ़ी पड़ी उसको ठीक करने में बहुत सहायक होता है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वेरी नाइस इनपुट्स। हेलो कालिया सर। हाँ जी यस सर। कालिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मेरा थैंक यू। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरा ये स्पीकिंग का, और मैं कल से वेट कर रहा था इसका, और मैं हर एक घंटे को पास आना चाह रहा था कि ये किसी तरीके से आपके सेशन तक पहुंचूं। और फिर मैंने अभी बड़ा एंजॉय किया और काफी कुछ सीखा मैंने अभी। कैसे एक दूसरे को, मतलब अपनी बात को रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, डूज और डोंट भी बताए आपने, और बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश करूंगा कभी यूज करूँ ये सारी किसी के सामने।
पब्लिक स्पीकिंग में। अच्छा सर, कभी जैसे कि हम आपकी आवाज कट रही है, आप माइक को अपने बगल में लाइए। हाँ हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ जी बोलिए प्लीज। हाँ मेरा काफी देर से ब्रेक हुआ या अभी जस्ट ब्रेक हुआ? अभी ब्रेक हुआ है। अच्छा ठीक है, तो मैंने काफी कुछ सीखा सर, और मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी कहीं पे यूज करूंगा स्पीक वेल के लिए। तो अभी एक क्वेश्चन ये था कि अगर सपोज हम बिना तैयारी के कहीं भी ऐसा मोमेंट आ गया और मुझे बोलना पड़े, तो हमें क्या क्या सावधानी करनी पड़ेगी? मैंने मान लो कि अभी मैं विस्तार से बताया है कि ये ज्यादातर मौके हमारे पास ऐसे ही आते हैं जब हमें तैयारी का मौका नहीं होता। पर जब आप घर में एक अभ्यास कर लेते, मैंने एनवेलप वाली एक्सरसाइज आपको बताई कि उसमें रैंडम आपको बोलना है, तो अगर आप उसका अभ्यास करते हैं तो कभी भी आपके सामने एनवेलप वाली एक्सरसाइज में क्या है कि आपने अचानक एक कोई शब्द निकाला और अचानक से आपके सामने एक शब्द आ गया और आप उसमें बोल रहे हैं, तो ये आपका अभ्यास है। अब आप पब्लिक में जहां पे अचानक आपके सामने कोई शब्द आ गया तो आपको जरा भी उसमें कोई भी कठिनाई नहीं होगी। दूसरी चीज, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, ये एक विषय ऐसा है जिसमें कोई भी अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें 100% परफेक्ट हूँ। कल को अगर मुझे भी कहीं दोबारा स्पीच के लिए जाना है तो मुझे भी तैयारी करनी है। इसमें प्रैक्टिस ही बहुत जरूरी है, इसके अलावा कोई नहीं। इसमें परफेक्शन, अगर आप परफेक्शन के करीब जाना चाहते हैं, ऑलवेज गो प्रिपेयर्ड, ऑलवेज डू प्रैक्टिस। यही दो एक तरीके हैं और कोई तरीका नहीं है इसका। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी योगेश जी देवेंद्र जी बताइए। योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं पहले। हेलो। हाँ बोलिए, आपको सुन रहे हो। हेलो योगेश जी। और योगेश जी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। कले साहब धन्यवाद। मेरे को आपका इनवेलप एक्सरसाइज बहुत अच्छा लगा। हम लोग इस प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं, पर इसमें निखारता लाने के लिए बहुत जरूरी है कि प्रिपरेशन कंटिन्यू करें, और इनवेलप प्रिपरेशन बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये बच्चों के लिए, जो बड़े बच्चे जो 10वीं क्लास के ऊपर आ जाते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आप खुद प्रिपेयर कीजिए, रख दीजिए और एनुअल बोलो, इस पे निकालो और बोलिए। और उसमें एक चीज और मैं जरा इसमें भूल गया बताना, आज के जमाने में हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। आप उसको बोलिए और 2 मिनट के लिए बोलिए, उसको रिकॉर्ड करिए और बच्चे उसको देखें, सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा कि हमारे यहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो ये एनवेलप एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। थैंक यू वंस अगेन। पहली बार सुना हमने आपको, हम सेशन बहुत कम ले पा रहे हैं आप लोग आपके साथ। नहीं सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। एनीवन? दिनेश सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत बढ़िया सेशन, माइंड ब्लोइंग। सर इसमें 2 पॉइंट हैं, अगर मैं पूछना चाहता हूँ कुछ इम्प्रूवमेंट्स के लिए। सर एक तो ये, जैसे आपने लाफ्टर के लिए बताया कि जब सेशन ओपन करते हैं तब आपको लाफ्टर यूज नहीं करना है, एंड में यूज कर सकते हैं। सर इन बिटवीन क्या इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? ये भी आपके विवेक पर डिपेंड करेगा। आई से नो, और फिर भी कभी कोई ऐसी स्थिति, क्योंकि देखिए लोग आपको वहां सुनने आए हैं, अगर बीच में आपने ग्रेविटी उस हॉल की खो दी तो फिर हो सकता है उस लाफ्टर के बाद 2-4 उठ के ही चले जाएं कि चलो अब तो प्रोग्राम कुछ नहीं आएगा। आपने जो, तो आप अपनी ग्रेविटी को आपने खुद ही बनाना है, आपने अपने ऑडियंस को खुद ही बांधना है। तो क्या आप में इतना दम है? ये बहुत, यहाँ तो आपके ऊपर इतना कमांड होना चाहिए कि मैं एक लाफ्टर दे दूंगा, उसके बाद में मैं लोगों को बिठाने में सक्षम हूँ, तो देन यू कैन यूज इट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो इसको नो ही कहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। सर कई बार हम फिलर्स यूज करते हैं बीच में बताते हुए, या पब्लिक स्पीकिंग के दौरान कई बार मैंने कई स्पीकर्स को भी देखा है। क्या फिलर्स यूज करते हैं? हाँ, फिलर तो मस्ट है। फिलर तो हमारी सहायता होती है, फिलर्स के बिना तो चल ही नहीं सकते। कई बार फिलर्स में हम मूवीज दिखा देते हैं, वीडियो। जैसे अब आज मुझे बीच में बात कर, पानी पीने की जरूरत पड़ रही थी, मेरे पास मैं पानी नहीं पी पाया। हमेशा ये फिलर्स हमारी हेल्प के लिए होते हैं, हमें सांस लेने के लिए, हमारे एक पॉज लेने के लिए फिलर्स होते हैं। फिलर्स तो बहुत जरूरी है। तो ये मैंने बताया ना कि इतने कम समय में सारी चीजों को फिलर्स, ये जो बोर्डन प्रिंसिपल है इसमें आगे फिलर ही आने वाला था, तो जिसको कभी हम फिर कवर करेंगे। फिलर्स कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके से फिलर्स को लिया जाए, कैसे फिलर्स को लाया जाए, ये फिलर्स तो एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन? दीपक जी, आपके व्यूज? हेलो। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आएगा मैडम। जी जी सर, मेरा तो दिनेश सर आपसे ये इनपुट है कि आप आगे वाले भी 1-2 सेशंस रखिए, सबको बहुत बेनिफिट होगा। आपके पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है और आप अपने सेशंस को ट्रूली उस चीज से एक्सपीरियंस करा रहे हैं सबको। जो आपने बात कही, एक आपका पॉइंट आज के सेशन में कवर हो रहा था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। तो सर थैंक यू सो मच सर। विनु जी फुल हाउस है। विनु जी फुल हाउस है जी। अगर आप योगा जो करने जा रही हो उसके बारे में बता दीजिए ताकि हर किसी को बेनिफिट हो जाएगा। कल का स्पीकर है उसकी भी इंट्रोडक्शन करा दीजिए, कौन बोलेगा कल। और उसके बाद में ये मत भूलना, एक राउंड ऑफ अप्लॉज जरूर करा देना दिनेश कालिया जी के लिए। सर आप करिए, आप सुबह कल के योगा सेशंस के बारे में प्लीज। तो हमने अपने जो मेडिटेशन परिवार है उसने ये डिसीजन लिया है कि सुबह हम इसके साथ में थोड़ा थोड़ा योगा भी करें। तो आधा घंटा का सेशन जो हमने योगा का रखा है, जो 7 o'clock जो सेशन शुरू होता था वो 6:30 बजे शुरू होगा। उसमें योगा और बाकी प्रक्रिया जो है वो प्राणायाम और अलोम विलोम और मेडिटेशन, ओम चैंटिंग एंड चक्र हीलिंग उसमें वैसे ही चलेगी जैसी थी। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आसन जो जरूरी हैं, जिसमें ताड़ासन से लेके ग्रीवासन से लेते हुए कुछ और आसन हम जो उसमें करेंगे, जो हमें घर में रहते हुए लॉकडाउन के टाइम पे हेल्प करेंगे, वो आसन उसके अंदर हम कराएंगे। तो उसकी तैयारी भी सभी उसी हिसाब से करें और मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा आप उसमें ज्वाइन करें, बेनिफिट लें उसका। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। और इसके बाद में मैं एक बार आपको सबको ये कहता हूँ कि अनम्यूट करके जोरदार तालियां बजा के एक बार अपने आप को और कालिया साहब का जो है जो इतना अच्छा आपको बताया उसके लिए यही सबसे बड़ी खुराक होती है। आपका प्यार ही मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू एवरीवन। सर दिनेश सर, स्पेशल क्लैप फॉर आपके गुरुजी के लिए, सुरेश सर के लिए भी। थैंक यू सुरेश मशरूवाला जी, ही इज अ ग्रेट पर्सन। जी। और टेनिस के बहुत बड़े प्लेयर थे, कमेंटेटर बन गए। आपको शायद कई लोगों को नाम, कैलाश जी को शायद ध्यान होगा, या कपूरिया जी को, हम सुना करते थे दोनों, या शशिकांत शर्मा जी को याद होगा। इंग्लिश कमेंटेटर जसदेव सिंह के साथ वही होते थे। बिल्कुल वाडेकर खेलते थे तब की बात है। उस समय जब रेडियो होता था, टीवी था ही। बिल्कुल। तो विनु जी मेरे को लगता है कल आप ही स्पीकर हैं। जी, कल का सेशन है सर। हमने जब मैंने लास्ट सेशन था उसमें हमने बात की थी डिस्कवर जीनियस विद इन, हम उसको एम्पावर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि पिछला जो सेशन था बहुत वास्ट था, तो हर टॉपिक को मैं अच्छे से टच नहीं कर पाई। तो उसको टच करते हुए आपको कैसे हर इंटेलिजेंस को एम्पावर करना है उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you everyone on behalf of Mindex all team. All is well and wish you all perfect health to everyone and blessings. Thank you same to you. शांति से रहें, शांति बना के रखें। कल फिर मिलते हैं with these words, all is well